अस्सलामुअलैकुम साथियों। तो जनाब, अभी जो मैं आपके आगे टॉपिक प्रेजेंट कर रहा हूँ, सिर्फ ये बताऊँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं कॉमन टॉपिक है। तमाम न्यूरोसर्जन्स, न्यूरोलॉजिस्ट, इंटरनल मेडिसिन वाले, ईआर इमरजेंसी वाले डॉक्टर्स और हेल्थ स्टाफ इससे एनकाउंटर होते रहते हैं। और आईसीयू वाले ख़ास तौर पर डॉक्टर्स, ये जो है ये कहलाता है सब एरकनाइड हेमरेज, या कह लें कि स्पॉन्टेनियस सब एरकनाइड हेमरेज। दो तरह के होते हैं, एक स्पॉन्टेनियस सब एरकनाइड हेमरेज होता है, एक होता है अपना क्या कहते हैं सब एरकनाइड हेमरेज जो कि ट्रॉमेटिक होता है। मैं आपके आगे जो प्रेजेंट कर रहा हूँ वो स्पॉन्टेनियस सब एरकनाइड हेमरेज है, और ये वेज़ोस्पाज़म के साथ कैसे प्रेजेंट करता है मैं आपके आगे पेश करने की कोशिश करता हूँ। एक पेशेंट का हवाला लेते हुए, जो कि हम अभी देख रहे थे, कुछ दिनों पहले की ही बात है। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कज़्ज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़्ज़ाफ़ी व्यूज़। उर्दू ज़बान में एक सिलसिला चला रहे हैं, अगर हो सके तो सपोर्ट कीजिए, और हमें बहुत इंकरेजमेंट फ़ील होती है जब आप सपोर्ट करते हैं। जनाब, ये जो है एक समझें कि 52 साला ख़ातून हैं, थी, ठीक है अभी भी, और ये हमारे पास इमरजेंसी रूम में तशरीफ़ लाई। इनको बहुत सीवियर हेडेक था, सडन हेडेक। इन्होंने कहा मैं ज़िंदगी में ऐसा हेडेक नहीं हुआ कभी। उनको उल्टियाँ भी हुई हमारे सामने, और उनको शदीद फ़ोटोफोबिया था, यानी कि वो रोशनी से एक तो बहुत तकलीफ़ में आ रही थी, और रोशनी उनको बहुत बुरी लग रही थी, और दूसरा ये कि रोशनी में उनके सर में दर्द और बढ़ रहा था। हमने जब उनको एग्ज़ामिन किया तो हमने देखा थोड़ी सी वो लेथार्जिक, कंफ्यूज और ड्राउजी थी, और दूसरा ये कि हम कोई और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट उनमें नहीं चेक कर मतलब हासिल कर पाए, था नहीं उनको, या हम नहीं देख पाए। दूसरा जो है ये न, जब हम उनको कहते थे आंखें खोलें तो वो आंखें खोल रही थी, हमारा कहना भी मान रही थी। यानी वो समझ लें कि जीटीएस तकरीबन 14 के करीब था, यानी 14/15 था, तो समझ लें कि 14 के करीब जीटीएस था। और न जो हमने उनका सीटी स्कैन ब्रेन किया तो हमने देखा कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव, बहुत ही फैला हुआ तमाम जो हैं बेसल सिस्टम्स जो होते हैं ब्रेन के, यानी खाली जगहें जो ब्रेन की होती हैं जहाँ पे सीएसएफ पड़ा होता है, वो पूरा का पूरा भरा हुआ है ब्लड की एक थिन लेयर से। सीटी स्कैन पे हम उसे देख पा रहे थे, और उसे हम कहते हैं ये एक्सटेंसिव सब एरकनाइड हेमरेज। और उसने तमाम एंटीरियर इंटर हेमीस्फीयरिक फिशर और बायलैटरल सिल्वियन फिशर को भरा हुआ था, ऑक्यूपाई किया हुआ था। और दूसरी बात ये कि उनका जो हमने चेकिंग की, हम जो डायग्नोसिस समझ रहे हैं वो यही है कि स्पॉन्टेनियस सब एरकनाइड हेमरेज। भाई हो सकता है सेकेंडरी टू एन्यूरिज्मल, एज के हिसाब से अगर थोड़ी उम्र कम होती, थोड़ी छोटी होती, तो हम कह सकते थे कि भाई ये एन्यूरिज्म जो है वो एवीएम की वजह से हुआ है। लेकिन ये एन्यूरिज्म हुआ है, ये एन्यूरिज्म नहीं, सॉरी, ये जो सब एरकनाइड हेमरेज जो है वो एन्यूरिज्म की वजह से लगा हमें, क्योंकि 52-53 साल उनकी उम्र है। अगर ये और छोटे उम्र की होती तो हम कहते हैं कि नहीं, ये शायद एवीएम की वजह से हुआ है। बहरहाल जो भी है, आगे बढ़ते हैं कि ऐसे सूरत हाल में हम जो है दो जो है ना अपने लिए ग्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के मरीज़ों को जब ट्रीट करते हैं, उसकी बीमारी की, ये सब एरकनाइड हेमरेज की डेप्थ को बताने के लिए, और एक मतलब एक के बाद दीगरे मैं आपके आगे वो पेश कर दूंगा, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन बताने का ही मकसद था इस वीडियो में। जब भी मैंने पूरी ये इस तरह से केस प्रेजेंट करके आपके आगे चल रहा हूँ, तो ये पेशेंट बिल्कुल उसके लिए आइडेंटिकल था, ये बताने के लिए। तो मैं सबसे पहले एक हंट एंड हेस क्लासिफिकेशन कहलाती है, जो H&H ग्रेडिंग कहलाती है, H&H क्लासिफिकेशन भी कहलाती है, और दूसरी कहलाती है WFNS ग्रेडिंग या WFNS क्लासिफिकेशन। मैं सबसे पहले आपके आगे हंट एंड हेस यानी H&H ग्रेडिंग रखने जा रहा हूँ। उसमें सबसे पहला ये होता है कि एसिम्प्टोमेटिक होता है, पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होते। हमारे पेशेंट को सिम्टम है,
दूसरा, अगर सिम्टम होते भी नहीं भी सिम्टम होते तो हल्का सा सिम्टम होगा तो हल्का सा हेडेक होगा, या फिर हल्की सी नक्कल रिजिडिटी, यानी गर्दन को जब हम फ्लैश करते हैं थोड़ी सी यहाँ पर रिजिडिटी महसूस होगी। अच्छा, ये तो हो गया 1, टाइप 1 कह लें, ग्रेड 1 कह लें। दूसरा जो होता है वो ग्रेड 2। ग्रेड 2 वो होता है जिसमें क्रेनियल नर्व कोई इंजरी हो जाए, क्रेनियल नर्व पाल्सी हो, जैसे कोई फेशियल नर्व की पाल्सी हो या कोई ऑक्यूलोमोटर नर्व की पाल्सी, कोई भी नर्व की पाल्सी हो, और साथ साथ उसको हेडेक मॉडरेट टू सीवियर हो और नक्कल रिजिडिटी भी हो। ठीक है ना, ये हो गया ग्रेड 2 या नंबर 2। ग्रेड 3 या नंबर 3 जो होता है उसमें माइल्ड फोकल डेफिसिट, यानी कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है, लेथार्जी भी होती है और कन्फ्यूजन भी होती है। मतलब हल्का सा फोकल डेफिसिट होगा, लेथार्जी होगी, कंफ्यूज होगा। अच्छा, ये 3 हो गया। 4 वो होता है जो स्टूपर हो, यानी वो अकल से बिल्कुल आरी हो गया हो, मॉडरेट टू सीवियर हेमिपैरेसिस हो, और अर्ली डीसेरेब्रेट रिजिडिटी, यानी लगता हो कि वो डीसेरेब्रेशन में जा सकता है। ये 4 हो गया या ग्रेड 4 हो गया। नंबर 5 जो होता है वो डीप कोमा होता है और डीसेरेब्रेट रिजिडिटी या मॉरीबाउंड अपीयरेंसेस में होता है। हमारा पेशेंट जो है वो मुझे जो लगा उसे मैं जो है 1 और 2 का कॉम्बिनेशन कह लें, कहीं पर वो 1 लग रहा था, यानी सिम्टम तो उसके कोई नहीं थे, सॉरी सिम्टम तो थे सॉरी, लेकिन क्रेनियल नर्व पाल्सी मुझे तो नहीं दिखी कोई उसमें, तो इस वजह से मैं उसको फिर 1 और 2 के बीच में ही रखूँगा कहीं पर। बहरहाल ये हंट एंड हेस क्लासिफिकेशन जो होती है ये पेशेंट की क्लिनिकल या न्यूरोलॉजिकल स्टेट को बताती है, तो जितना ज़्यादा नंबर होगा उतनी पेशेंट की कंडीशन बहुत ख़राब होगी, और जितना छोटा नंबर होगा 1 नंबर 2 नंबर, उसमें पेशेंट की हालत समझना ज़रा बेहतरी संभली हुई है, बेहतर लगती है। अच्छा जनाब, ये क्लिनिकल ग्रेडिंग होती है। एक और ग्रेडिंग मैं आपके आगे रखने लगा हूँ, वो ये ग्रेडिंग ये होती है जिसे हम WFNS ग्रेडिंग कहते हैं, जिसे ग्लासगो कोमा स्केल के हिसाब से भी चेक किया जाता है। तो ये ग्लासगो कोमा ग्रेडिंग WFNS ग्रेडिंग भी कहलाती है। इसमें ये जो ग्लासगो कोमा स्केल जो है, अगर पेशेंट का 15 हो या और कोई भी फोकल डेफिसिट ना हो, बड़ा कोई हल्का सा हो तो मतलब कि उसे हम कह सकते हैं, तो वो ऐसे पेशेंट का जो है वो ग्रेड हो गया 1। दूसरा होता है अगर ग्लासगो कोमा स्केल 13 से 14 है और वो कोई मेजर फिजिक ना क्या कहते हैं फोकल डेफिसिट नहीं है, तो हो गया ग्रेड 2। ये WFNS के बता रहा हूँ। अगर ग्रेड 13 से 14 ही हो लेकिन फिर कोई मेजर फोकल डेफिसिट भी हो तो वो कहलाएगी ग्रेड 3। ग्रेड 4 वो है जो 7 से लेकर 12 तक GCS हो, यानी ग्लासगो कोमा स्केल 7 से 12 के दरमियान हो और बग़ैर किसी मेजर फोकल डेफिसिट के हो, तो ये कहलाएगा ग्रेड 4। अगर पेशेंट को GCS 3 या 6 के बराबर है और वो भी बग़ैर किसी मेजर फोकल डेफिसिट के है, तो कहलाएगा ग्रेड 5। तो मेरा कहने का मकसद ये था, ये जो हमारा जो पेशेंट था इसको मैंने जैसे आपका कि हंट एंड हेस में मुझे जो है ग्रेड 2 के करीब लगा, और है ना ये क्या कहते हैं WFNS में भी ये मुझे ग्रेड 2 के करीब ही लगा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर हम इनका रेडियोलॉजिकल ग्रेडिंग सिस्टम कोई करना चाहें तो कौन सा ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पर, वो क्लिनिकल ग्रेड मैंने बता दिए क्योंकि बहुत ज़रूरी होते हैं इस इलाज के लिए। आपसे इम्तिहान में सवाल भी इसी हवाले से पूछे जाते हैं, आप तैयारी भी इसीलिए करते हैं और अगर आप प्रैक्टिस भी इसी हिसाब से करते हैं पेशेंट की। तो ये जो हमारे वीडियोज़ होते हैं ये उनके लिए भी अच्छे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको, उनके लिए भी अच्छे हैं जो इस बीमारी को समझना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छे हैं जो इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको अपनी ज़बान में एक कॉन्सेप्ट देते हैं, एक समझने का तरीका देते हैं। हो सकता है आप इससे बेहतर जानते हो, लेकिन जो हम समझते हैं, जो मुझे अपने इनिशियल डेज़ में मुझे थोड़ी सी ना क्या कहते हैं तकलीफ़ हो रही थी, वो इस वजह से, तो उसको मैं चाहता हूँ कि जो मेरे तरह के लोग थे उनको ऐसी तकलीफ़ से किसी हद तक बचाया जा सकता है। अच्छा, अब इसमें फिशर ग्रेडिंग सिस्टम होता है
जिसमें कोई सबएरेक्नाइड हेमरेज नहीं होता। अच्छा, जैसे में कोई सबएरेक्नाइड हेमरेज नहीं है और फिशर ग्रेडिंग सिस्टम है तो उसका ग्रेड 1 कहेंगे। मतलब क्या, ये एक रेडियोलॉजिकल ग्रेडिंग है। मैं दोबारा बता दूं, ये रेडियोलॉजिकल ग्रेडिंग है और ये भी बहुत ज़्यादा प्रोग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस के लिए होती है। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी तबीयत ख़राब है। तो ग्रेड 1 वो कहलाता है जिसको ना कोई सबएरेक्नाइड हेमरेज ना हो, आप सीटी स्कैन करें आपको सबएरेक्नाइड नहीं मिला। ग्रेड 2 वो कहलाता है डिफ्यूज़ या वर्टिकल लेयर में लेस देन 1 मिलीमीटर का क्या कहते हैं, ये सबएरेक्नाइड हेमरेज मिला हो, सिर्फ लेस देन 1 मिलीमीटर का, वो भी एक लोकलाइज एरिया में और वर्टिकल लेयर के हिसाब से, ठीक है ना। दूसरा जो होता है वो यूँ समझें कि लोकलाइज क्लॉट भी है, एक जगह पे छोटा सा क्लॉट भी बन गया है, और जो है वर्टिकल लेयर में 1 मिलीमीटर से ज़्यादा मोटा वन मिलीमीटर से मोटा यानी सबएरेक्नाइड हेमरेज, तो ये ग्रेड 3 हो गया। चौथा जो है वो है इंट्रासेरेब्रल हेमरेज हो जाए या फिर इंट्रावीनस हेमरेज हो जाए, और ये जो है मिनिमल डिफ्यूज या फिर समझ लें कि है ना हेमरेज हो लेकिन SAH इसमें ना हो, तो ये ग्रेड 4 होता है। मेरा जो पेशेंट है जो मैंने देखा, इसको मैं देख रहा हूँ, क्योंकि दोनों सिल्वियन फिशर इसमें भरे हुए हैं, तमाम बेसल सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, इंटर हेमिस्फीरिक फिशर भी इन्वॉल्व है, तो ऐसे पेशेंट को हम अपने हिसाब से ग्रेड 3 में काउंट करते हैं और इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं होती। और जब सबएरेक्नाइड हेमरेज, जैसे हमारे पेशेंट को सबएरेक्नाइड हेमरेज हुआ है, तमाम सिस्टम्स और दोनों सिल्वियन फिशर और इंटर हेमिस्फीरिक फिशर भी पूरा का पूरा इन्वॉल्व है, तो ऐसे में जो प्रोग्नोसिस जो होती है वो अच्छी नहीं काउंट होती और उनका वेज़ोस्पाज़म का ख़तरा बढ़ जाता है। ये मैं बात प्रूव करने के लिए ये पूरी आपको ग्रेडिंग सिस्टम समझाने की या बताने की कोशिश की है। इधर मैनेजमेंट के लिए थोड़ा समझना ज़रूरी है। इधर सर्जरी भी आती है, लेकिन सर्जरी के साथ साथ आपको कुछ मेडिकल मैनेजमेंट भी अच्छे से करनी पड़ती है विजिलेंटली। इसमें मैनेजमेंट में आप जो स्टेप्स होते हैं, एक तो आपने फ़ौरन पेशेंट को ICU में दाखिल करना है, हमने भी किया। आर्टीरियल और सेंट्रल लाइन हासिल करनी है, हमने भी की। मॉनिटर, आप उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर चेक करें और उसका मीन आर्टीरियल प्रेशर और सेंट्रल वेनस प्रेशर को आप दोनों को निगाह में रखें, हमने भी ऐसा ही किया। फेनिटॉइन दें उसे, मैंने फेनिटॉइन की जगह कोई और दवा दी है, ठीक है ना। आप फेनिटॉइन दे सकते हैं 18 मिलीग्राम पर किलोग्राम मेंटेनेंस डोज, और 100 मिलीग्राम फिर आप ना उसको कुछ हफ्तों तक देते हैं। हमारे मरीज़ को फिट्स नहीं थे लेकिन मैंने दिए हैं, लेकिन मैं उस स्कूल ऑफ थॉट को मानता हूँ कि जब इतने ज़्यादा कहते हैं SAH हो, बहुत ज़्यादा ग्रेड 3 जितना हमारे पेशेंट को है, तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है, तो फिर मुझे डर लगता है कि ऐसा सबएरेक्नाइड हेमरेज हो और फिर वो फैमिली बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाती है और वो आपको बहुत अनकम्फर्टेबल कर भी देती है जहाँ पे हम काम करते हैं। तो हमें इन चीज़ों का एहतियात करना होता है। ये ओवर ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन बहरहाल एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो हम कैरी करके चल रहे हैं। मैं भी ये चाहूँगा कि अगर मेरा कोई रिलेटिव हो तो फिट्स उसे ना हो, अगर नहीं है तो उसकी अगर कोई दवा मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है। निमोडिपिन उसे देना चाहिए, हमने भी दी उसको, तकरीबन हमने उसको पूरा महीना चलाई, 28 दिन तक चलाई तकरीबन। 60 मिलीग्राम हमने उसे दी हर 4 घंटे बाद। हमने उसको एनाल्जेसिया दिया, एंटीबायोटिक भी दी, क्योंकि पेशेंट ICU में था तो हमें डर था कि कहीं किसी नोज़ोकोमियल में ना चला जाए। ये जो मरीज़ होते हैं ये हाइड्रोकेफलस में भी चले जाते हैं, जिस तरह की सबएरेक्नाइड हेमरेज हमारे पेशेंट की है कि दोनों सिल्वियन फिशर में क्या कहते हैं ऑक्यूपाई है और इंटर हेमिस्फीरिक और सारे बेसल सिस्टम बहुत ठीक ठाक ब्लीडिंग है, तो है ना सारे सेलर एरिया में है, इंटर सेलर एरिया में ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं सबएरेक्नाइड सीवियर कहलाती है और हाइड्रोकेफलस होने का ख़तरा होता है। बहरहाल हमें अपने पेशेंट को EVD डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमने उसको कंसेंट नहीं, हमने उनको वर्बली फैमिली को और पेशेंट को बता दिया था
की ज़रूरत पड़ सकती है। इन पेशेंट का हमने सीटी स्कैन, सीटी एंजियोग्राम भी किया, एमआरआई, एमआरए और एमआरवी किया, यानी एंजियोग्राम भी और वीनोग्राम भी किया, जिसमें हमें एन्यूरिज्म की सस्पिशन हुई, जिसकी वजह से हमने इनका डिजिटल सब्ट्रैक्शन 4 वेसल सेरेब्रल एंजियोग्राम प्लान किया। और हमने जो हमारे पास जो है वो इसके प्रिविलेजेस जो हैं वो क्या कहते हैं इंटरवेंशन न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट के पास है, वो करते हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर वो समझते हैं तो वो कोयलिंग करके इसको बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर हम क्लिपिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर हमने किया। जो आपको बता रहे हैं ये सब रियल टाइम में, वह ये बता रहा हूँ कि कैसे रियल टाइम में आप पेशेंट बताना और उसको ट्रीट करना कैसे ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा ये कि चूँकि ये जो पेशेंट था कोयलेबल था तो उन्होंने इसको कोयल कर दिया, और एक इसी तरह का पेशेंट हमने एक और भी देखा था, वो कोयलेबल नहीं था, मतलब कि उनकी नेक जो थी काफ़ी वाइड थी। तो उन्होंने कहा कि जो है ना ये पेशेंट कोयलेबल नहीं है, तो है ना उनको फिर हमने क्लिपिंग की थी, और क्योंकि वो हमारे जो न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट थे वो कंफर्टेबल नहीं थे वाइड नेक के साथ। अच्छा, अब मैं आपके एक बात कर रहा हूँ मफरूज़े के तौर पर कि अगर ऐसा हो कि ऐसा पेशेंट हो जिसको हंट एंड हैंस ग्रेडिंग 5 तक पहुँच जाए, यानी कि हंट एंड मैं सिर्फ 5वां बता देता हूँ, डीप कोमा में हो और डी सेरिब्रेट रिजिडिटी में कर रहा हो और मॉरीबाउंड अपीयरेंसेस हो, तो क्या उसमें उसकी प्रोग्नोसिस आपको बताइए कि बहुत ज़्यादा पुअर होती है कि अनटिल अनलेस के वो जो है कोमाटोज स्टेट से थोड़ा सा बेहतरी की तरफ ना आए। तो अगर वो कोमाटोज स्टेट हाइड्रोकेफेलस की वजह से है या फिर ना या फिट्स की वजह से है, तो आपने हाइड्रोकेफेलस के मामले में फ़ौरन से उधर ईवीडी प्लेस कर देनी है। हमारे पेशेंट को ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन मैं क्या एक सपोजिशन दी है आपको, एक मफरूज़ा दिया है, और ना उस मरीज़ को कुछ घंटे तक ऑब्ज़र्व करें, और ये हमारी सोच है कि ऐसे करना चाहिए ऐसे मरीज़ों को। और डिसीजन आप जो है कोई ना अगर इमीडिएट अग्रेसिव मैनेजमेंट का है तो सबका सब डिपेंड करता है पेशेंट के क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट पर, यानी कि आपने ईवीडी डाल दी, वो इम्प्रूव हो गए थोड़े से, तो आपने फ़ौरन ही मतलब ये कि फिर फर्दर डिस्कशन भी कर लें फैमिली के साथ कि फिर टाइम ना मिले, इससे बेहतर है कि आप अचीव कर लें कि रीब्लीड को अवॉइड कर सकें। अब ये जो पेशेंट है के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं और थोड़ा सा हम आपको सपोजिशन भी दे रहे हैं, क्योंकि मकसद तो लेक्चर को भी बताना है, सिर्फ सब चीज़ें हम एक ही पेशेंट में तो नहीं कर सकते, कुछ किसी पेशेंट में कुछ भी जो इस पेशेंट में किया वो हम उसमें बता रहे हैं, जो पेशेंट दूसरे में किया जा सकता है करना चाहिए वो। अच्छा, दूसरा बात ये कि जो सेरेब्रल एंजियोग्राम जो इसका हुआ था, जिस पे उन्होंने क्लिपिंग कर दी थी इसकी, कॉइलिंग कर दी थी इसकी, इस पेशेंट की जो उन्होंने कर दी थी, तो उसमें इन्होंने इसमें देखा गया था कि एंटीरियो पोस्टीरियर प्रोजेक्शन थी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, राइट में उन्हें एन्यूरिज्म मिला एट द लेवल ऑफ द एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जो कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड जो है ना पॉइंट किया हुआ था, यानी उसका जो बल्ज पार्ट था वो नीचे की तरफ था, और इसकी जो नेक थी वो इतनी वाइड नहीं थी, इसलिए उन्होंने बताया कि हम ये कर सकेंगे, उन्होंने इसकी कोयलिंग कर दी थी। अच्छा, अब ये जो आपके सामने मैंने बात रखी इस केस में, अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ऐसे पेशेंट जो है ना वो वेज़ोस्पाज़म में भी चले जाते हैं। वेज़ोस्पाज़म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है सबएरकनाइड हेमरेज की सिक्वेली का, और ये जो ऐसे पेशेंट ड्राउजी हो रहे होते हैं, आप उसको एंजियोग्राम की मदद से आप ये मालूमात कर लेते हैं कि ये पेशेंट को फौरी तौर पर मतलब ये कि इंटरवेंशन के ज़रिए भी, यानी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट की मदद से भी, और कुछ दवाएं कुछ फ्लूइड्स की वजह से भी हम इसे बेहतर कर सकते हैं। क्या ट्रीटमेंट बेहतर है वो आपके आगे रखते हैं, और हम लोगों के एक्सपीरियंसेस क्या है। जो हमारा पेशेंट था कोयलिंग के बाद भी ये थोड़ा सा वेज़ोस्पाज़म में गया था, इसलिए मैं आपको
ये टॉपिक इसलिए लिया है कि इसमें वो सारी बातें आ रही हैं, हालांकि सर्जरी नहीं हुई, कोयलिंग हुई है, फिर भी मैं आपके आगे बात रख रहा हूँ। इस पेशेंट को हमने वेज़ोस्पाज़म डायग्नोस किया। हमने डायग्नोस किया कि उनकी जो राइट सेरेब्रल आर्टरी है वो बहुत उसका ल्यूमेन श्रिंक होना या ल्यूमेन पतला होना शुरू हो गया, तो वेज़ोस्पाज़म एक मेजर कॉम्प्लिकेशन हमने कंसीडर की इसमें सबअरेक्नोइड हेमरेज में। और ये क्लिनिकली इसमें आप देखते हैं कि ये 30% लोगों में यानी ये मसला वेज़ोस्पाज़म वाला होता है सबअरेक्नोइड हेमरेज में। दूसरा, ये इन्फेक्शन कर सकता है या ना उस बड़े एरिया को वेज़ोस्पाज़म अगर हम लोग ट्रीट ना करें। और 7% लोग जो होते हैं वो मर भी जाते हैं सिर्फ वेज़ोस्पाज़म की वजह से। अब इधर मैं आपके आगे ये बात रखना चाह रहा हूँ कि इसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट के क्या क्या तरीके आजमाए जा सकते हैं इसके लिए। देखें, इधर ये है कि जो सेरेब्रल एंजियोग्राम हमने किया था उसमें पता चला कि जो है रेडियोग्राफिक वेज़ोस्पाज़म है, और जो कि उसकी क्लिनिकली पिक्चर को भी बता रहा था कि पेशेंट थोड़ा सा ड्राउजी होने लगा था और लिथार्जिक भी होने लगा था। तो ऐसे सूरत हाल में जब आप वो क्या कहते हैं है, तो आप किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। मैं थोड़ा इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा और फिर उर्दू में एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि इम्तिहान में इंग्लिश में पूछेंगे, उर्दू में कॉन्सेप्ट बढ़ाने के लिए ये कैसे होता है, फिर उसका आपने फिर इंग्लिश में उसे बेहतरी लाई जा सकती है। ये उन लोगों के लिए जिनकी ये चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है ना। अच्छा, as suspected clinically and based on the CT scan finding, the angiogram reveals severe stenosis suggesting cerebral vasospasm affecting the right A2 segment of the anterior cerebral artery. The occluded right ACOM aneurysm which has been treated endovascular coiling. ऐसे आपने बताना है। उर्दू में थोड़ा सा समझाने के लिए, मुझे पता है आपको आता है लेकिन फिर भी बता दें कि ऐसे जो मरीज़ होते हैं, क्योंकि हमने उसमें सस्पेक्ट किया क्लिनिकली कि कोई वेज़ोस्पाज़म का इवेंट होगा, तो हमने उनका CT स्कैन किया, CT-A किया तो उसमें वेज़ोस्पाज़म आया। हमने उनका एंजियोग्राम किया तो हमें पता चला कि स्टेनोसिस हो रही है, क्या कहते हैं सेरेब्रल वेज़ोस्पाज़म की वजह से, और ख़ास तौर पे जो एरिया हुआ वो A2 का एरिया जो कि एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी का था वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड था। और हमने ये भी नोटिस किया कि ACOM एनेरिज्म की जिसकी कोइलिंग कर दी गई है एंडोवेस्कुलर की मदद से। अच्छा, एक मैं आपको बताऊँ कि ये जो पैथोफिजियोलॉजी होती है ऐसे कंडीशन की, वो वैसे तो किसी को भी नहीं पता है, सही तरह से अननोन है, कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता यही वजह है, वरना उसको एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन 2 थ्योरीज बताई जाती हैं जो कि मैं आपके आगे रखता हूँ, फिर आप भी अपना आइडिया लगा लीजिए। एक तो थ्योरी ये होती है जिससे हम कहते हैं स्पाज्मोजिन, यानी स्पाज्मोजिन्स होते हैं वो कंपोनेंट, यानी कि जो स्पाज्म करवाते हैं, उसमें वो कहते हैं कि कुछ RBC में से ऐसे चीज़ें निकलती हैं जो उस एरिया में जो सबअरेक्नोइड हेमरेज का हिस्सा होते हैं वो वेज़ोस्पाज़म कराते हैं। दूसरा, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है वो भी ये कराती है। दूसरा, प्लाज्मा और उसके साथ जो ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इनका भी कुछ रोल हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये वाइट ब्लड सेल जो होते हैं ये स्पाज़म कराने में इनका रोल नहीं बल्कि रोकते हैं, लेकिन बहरहाल कोई सर्टेनिटी से नहीं कह सकता। दूसरा ये कि स्ट्रक्चरल थ्योरीज भी हैं, वो ये कि उनमें वैसे ही कि एक पोटेंशियल होता है कि प्रोलिफरेटिव वेस्कुलोपैथी का, इम्यून वेस्कुलोपैथी का, वेस्कुलर वॉल की इन्फ्लामेशन यानी उन वेसल वॉल की इन्फ्लामेशन हो जाती है, या एक्स्ट्रा सेल्यूलर लेटिस कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि जो सेल्स जो खुद होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, वो सिकुड़ते हैं तो वो सेल उस वॉल का हिस्सा है तो वॉल सिकुड़ती है। इस तरह से एक थ्योरी है जिसे हम कहते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन थ्योरी। ये फ्री रेडिकल्स निकलते हैं लिपिड पर ऑक्सीडेशन की वजह से, वो इफेक्ट करते हैं। एक थ्योरी कहती है कि ड्रेनमेंट ऑफ द
एन इकोसोनॉइड प्रोडक्शन हो, नाइट्रस ऑक्साइड का रिलीज होना बंद हो जाए, एंडोथीलियल एक्सिस हो जाए, तो ये एंडोथीलियम बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो जाए, ये भी कर सकता है। तो देखेंगे जनाब, चीज़ें हो सकती हैं, मैंने आपके आगे बात रख दी है, ये मुख्तलिफ हैं, इसको याद कीजिए, समझिए, बात कीजिए इसके बारे में। अच्छा, और क्या एडिशनल इन्वेस्टिगेशन है जो आप इधर मसल के तौर पर कर सकते हैं इस मामले में? एक तो ये ट्रांसक्रेनियल डॉपलर, ये हम भी जब रेजिडेंट थे तो उसके ज़रिए मालूम कर लिया करते थे, और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG का, उसमें हम न्यूरोलॉजिस्ट से मदद लेते थे, और जो सेरेब्रल यानी EEG में हम न्यूरोलॉजिस्ट से मदद लेते थे। डॉपलर हम लोग खुद कर लिया करते थे, ट्रांसक्रेनियल डॉपलर। क्रेनियल ब्लड फ्लो स्टडीज़ जो कि पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी के ज़रिए या सिंगल फोटोन इमिटेड कंप्यूटराइज टोमोग्राफी के स्कैन के ज़रिए की जाती हैं, कुछ लोग करते हैं, बहुत कॉमन नहीं है, बहुत हर जगह अवेलेबल। सबसे कॉमन ना होने की सबसे बड़ी वजह है कि अवेलेबल नहीं है। जैसे CT स्कैन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, MRI भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, डिजिटल सब्ट्रैक्शन उससे कम अवेलेबल है, लेकिन PET स्कैन सबसे ज़्यादा कम अवेलेबल है। जो सेटअप मैंने देखे उसमें शायद कम अवेलेबल है। अच्छा, इसके अलावा और कौन से इन्वेस्टिगेशंस होते हैं आप समझें कि जो एंजियोग्राफी के साथ? एक तो होता है वेजो डायलेशन बाय एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं आप। ये इंटरवेंशन क्या तरीके से मतलब एंजियोग्राफी कर रहे हैं, उसके साथ बलून एंजियोप्लास्टी करते जाते हैं, उस एरिया एक आर्टरी करनी है, वो वेसल खोल देते हैं, कहते हैं उससे वेसल की इंजरी भी हो जाती है। अब बहरहाल जो करते हैं वो बेहतर जानते हैं। तो मैं, क्योंकि मेरा सर्जिकल में एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इंटरवेंशन में मेरा, ये एंडोवेस्कुलर में हमें अलाउ भी नहीं, हमारा प्रिविलेज ही नहीं है, तो हमारे सेटअप में तो प्रिविलेज नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इंट्रा आर्टीरियल जो है ये क्या कहते हैं, वरापोमिल दी जाती है और पेपावरीन दी जाती है, वो जैसे कार्डिक बाईपास में दी जाती है। कार्डिक बाईपास में तो उसका बहुत रोल है, मैंने खुद भी जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो देखा था, लेकिन बहरहाल इधर कितना रोल है अभी काफ़ी इस पर रिसर्च हो रही है, फाइनल नहीं बात। अच्छा, मेडिकल ट्रीटमेंट भी की जाती है, ज़रूरी नहीं है सारी की सारी इंटरवेंशन हो। मेडिकल ट्रीटमेंट में ट्रिपल एज थेरापी एक कहलाती है, जो कि ट्रेडिशनली बहुत इसका रोल है, और इसमें H वर्ड से 3 अल्फाज होते हैं शुरू, यानी हाइपर वॉल्यूमिया यानी वॉल्यूम बढ़ा दो ब्लड का, हाइपरटेंशन ब्लड का प्रेशर बढ़ा दो, हाइपरटेंशन कर दो, हीमो डाइल्यूशन खून को पतला कर दो कि वो बहुत तेज़ी से बहे। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि हाइपरटेंशन के लिए आप सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 160 mmHg और मीन आर्टीरियल प्रेशर 120 mmHg, यानी 160 से के करीब रखें और मीन जो हो वो 120 हो आपका। दूसरा जो हीमो डाइल्यूशन है, उसके लिए आपका हेमोटोक्रेट का परसेंट है वो 30 से 35% तक हो जाए, उसके लिए आप बहुत सारा फ्लूइड दें। लोग डेस्ट्रोज भी देते हैं, और ना 0.5% डेस्ट्रोज भी देते हैं, या ना मतलब कि ना जो 5 होता है उससे भी कम देते हैं। बहरहाल ऑल्टरनेटिवली ये है कि ये जो नॉर्मो वॉल्यूमिया जो होता है ये भी यूज़ किया जा सकता है हाइपर वॉल्यूमिया की तरह। आप नॉर्मल वॉल्यूम करके भी बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। उससे आपका ये होता है कि ये जो ना कार्डियो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन को भी अवॉइड किया जा सकता है। सेंट्रल वीनस प्रेशर जो आपने लाइन ली हुई है इसमें, वो इसीलिए लेते हैं कि जब आप थोड़ी सी मनूवर्स करते हैं तो उसको मतलब वीनस प्रेशर 6 mmHg तक कर रखें। अच्छा, ये जो ये आप ये समझें कि है ना नॉर्मन जो है ना एट्रीमिया, या जो है ना ये नॉर्मोनेट्रीमिया कहलाता है, एक लफ्ज़ नॉर्मोनेट्रीमिया, माफ़ी चाहता हूँ अपने प्रोनाउंसिएशन के लिए। नॉर्मोनेट्रीमिया यानी सोडियम जो है वो 140 से ऊपर तक अगर है तो ठीक है, थोड़ा 140 और प्लस है तो ठीक है। नॉर्मोग्लाइसीमिया ग्लूकोज 8 मिलीमोल से कम हो तो अच्छा है। नॉर्मोथर्मिया टेम्परेचर भी सब सही रखें। नॉरएपिनेफ्रिन बाय टार्ट्रेट जो होता है, लीवोडोपा जो कहलाता है, वो एबर्ट वालों का आता है,
तो वो आप उसको दे सकते हैं ताकि आप मेंटेन कर सकें ब्लड प्रेशर को 160 के करीब करीब। कभी कभी चाहिए होता है पेशेंट का ब्लड प्रेशर उस हद तक। आप इंड्यूस करना चाह रहे हैं हाइपरटेंशन को, तो आप एंजियोप्लास्टी के ज़रिए भी कर सकते हैं और वैसे भी फ्लूइड बढ़ा के भी कर सकते हैं। एक चीज़ होती है जो कि कहलाती है मिलरिनोन। ये जो है फॉस्फोडाइस्ट्रेस 3 इनहिबिटर, ये रिड्यूस कर देता है वेसोस्पाज़म को किसी हद तक जब आप इसको वीनस फॉर्म में देते हैं। मैंने ये वीडियो इसलिए जानबूझ के बताई थी कि ये टॉपिक मैं अलग से बताता तो मैं ऐसा लगता है कि स्कूल के बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने इसको पेशेंट के साथ दिया और वो रियल टाइम पेशेंट था, उसको रियल टाइम ही तमाम चीज़ें थी। हमने चूज़ किया इसको और आपके आगे प्रेजेंट किया। उम्मीद करता आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इंकरेजमेंट मिलती है, हिम्मत बढ़ती है, वरना फिर भी हमने काम तो करते रहना।